नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कानपुर के जाजमऊ इलाके में नगर निगम का बुलडोजर कर जाए। वीआईपी मार्ग के फुटपाथ पर फैली अराजकता पर बुलडोजर चलाया। दुकानदारों का विरोध काम नहीं आया और बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया गया है। नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नगर निगम की फोर्स के साथ पहुंचकर अभियान चलाया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने ताड़ला गांव में करीब 50,000 वर्ग मीटर नोटिफाइड एरिया को खाली कराया और करोड़ों की जमीन खाली कराई है। ग्रेटर नोएडा के ओएसडी, जीएम और पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला है। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और ड्रोन की निगरानी में बुलडोजर से कब्रिस्तान को हटाया गया। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। मामला संभल के शेरखा सराय का है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्जा बहुत पहले से था, लेकिन जब किसी ने उस कब्जे को लेकर के दावा नहीं किया तो इसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि इतना पुराना कब्जा है। लेकिन यहाँ पर देखने से ये लग रहा है कि ये कब्जा बहुत प्राचीन है। पहला तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है। बिल्कुल प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी उपस्थित है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बर्ग के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। सांसद बर्ग पर कोर्ट ने बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने पर जुर्माना लगाया है। 1,40,000 रुपए का जुर्माना सांसद बर्ग पर लगा है। 1 मीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा अवैध निर्माण सांसद को 1 महीने के अंदर मकान हटाने का आदेश दिया है। संभल के एसडीएम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज ऑर्डर किया गया है और उक्त ऑर्डर में उनके द्वारा जो लास्ट तारीख को एक अवसर मांगा गया था कि उनको जो संशोधित मानचित्र है वो प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाए, तो उनको एक विचार करते हुए उनका जो संशोधित नक्शा है वो एक्सेप्ट किया गया और जो एरिया कंपाउंड हो सकता था उसकी कंपाउंडिंग की गई, शमन की गई। कुल जो एई के द्वारा आवेदन किया गया तो उसमें 5,707 रुपये की शुल्क उनको राशि जमा करने के बाद वो कंपाउंड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है जो उन्होंने बिना नक्शा पास कराए बिना सूचना दिए मौके पर निर्माण कार्य किया था उसके क्रम में। और सेटबैक में जितना एरिया आ गया है उसको कंपाउंड नहीं किया जा रहा है। 1 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर की लंबाई में, तो वो पोर्शन में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको दिया गया है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अवैध मकान केस में संभल से बड़ी खबर है। संभल में कोर्ट ने सांसद पर जुर्माना लगाया है, वहीं मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया है। पूरा मामला दिसंबर 2024 में प्रकाश में आया था जब संभल में तहसील प्रशासन ने सांसद को मकान के संबंध में नोटिस दिया था। सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप था। इस संबंध में मामला एसडीएम कोर्ट में पहुँच गया, जहाँ पर लगातार तारीखें पड़ रही थी। सांसद पर इस संबंध में 2 बार 1,500 रुपये जुर्माना भी लगा था। बाद में सांसद ने इस मामले में एक नक्शा कोर्ट में जमा किया था जिसको पास करने की कोर्ट से मांग की थी, मगर जांच में नक्शे पर ऑब्जेक्शन लगा और कोर्ट ने दोबारा से संशोधित नक्शा जमा करने को कहा, मगर सांसद ने संशोधित नक्शा जमा नहीं किया, जिसके बाद आज एसडीएम कोर्ट ने मामले पर फैसला दिया है। सांसद पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं 1 मीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा मकान का हिस्सा तोड़ने का भी आदेश दिया है। 1 महीने के अंदर सांसद को मकान का ये अवैध हिस्सा तोड़ना होगा। हिस्सा ना तोड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज लखनऊ मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने लखनऊ में मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी है। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिली है। यह नया कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। इनमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी।
5,801 करोड़ की लागत आएगी। ये फेज खासतौर पर पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा, जिनमें शामिल हैं ये मेट्रो लखनऊ के अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज चौक, केजीएमयू, मेडिकल कॉलेज, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाजा, पुराने लखनऊ की मशहूर गलियां और बाजार इससे जुड़ेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 5,801 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B की स्वीकृति अभिनंदनीय है। इस परियोजना की लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी और इसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड सहित 12 स्टेशन होंगे। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं को जोड़ते हुए ये मेट्रो न केवल राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी प्रदान करेगी। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार की मंजूरी पर खुशी जताई है और पीएम मोदी का आभार जताया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मेट्रो के विस्तार पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेट्रो के नए कॉरिडोर के बनने से हर दिन 2 लाख यात्रियों को फायदा मिलेगा। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का भी आभार जताया है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन फतेहपुर के मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर मकबरे के मुद्दे को सदन में उठाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि इसमें सरकारी तंत्र शामिल नहीं है। कल ही 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए हंगामा जारी रखा। में लोगों को लेकर कल एक सरकार चाहे तो उस पर चर्चा से भगना चाहे तो भग सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है, जैसे पहले का यस श्री अरमान खान साहब हैं, प्लीज बताइए, पूछिए। माननीय अध्यक्ष एवं सदन में उपस्थित मजदूरों की 350 या 400 रुपया करने पर विचार करेगी माननीय मंत्री जी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना उनको द्वारा तय किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन माननीय देश के अन्य प्रदेशों की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर विवाद पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने एफआईआर में बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम न होने का आरोप लगाया। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि यह जांच का विषय है। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहाँ सफाई किया, उस मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं है, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया। बंद करो बार में चुप रहे। सदन में फतेहपुर मकबरे के मुद्दों को लेकर सवाल जवाब के बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं
अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं जो नोटिस आपने नियम 56 के अंतर्गत दी हैं, अगर उसको चर्चा करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन ये था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन था। फतेहपुर के मकबरा विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान पर एफआईआर हुई है। 10 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। उन 10 नामजद लोगों में से एक पप्पू चौहान है। वीडियो में पप्पू चौहान मकबरे के ऊपर चढ़ा दिखा था। मामला सामने आने के बाद पप्पू सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर पप्पू ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पप्पू ने कहा कि समाजवादी पार्टी में एक ही वर्ग का बोलबाला है, किसी हिंदू को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ व्यक्ति विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जात का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची, और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। उधर फतेहपुर विवाद को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फतेहपुर में सपा कनेक्शन सामने आने पर कहा कि सपा का काम ही माहौल खराब करना है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कानून के मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई होगी। एक बात और सामने आई है, उसमें कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है, ये भी पता चला। अब आप बताइए कि इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा। कानून अपना काम करेगा। लोकतंत्र में कानून गैर लोकतांत्रिक ढंग है, गैर कानूनी ढंग है, उसके लिए जांच होगा, उसमें जो दोषियों की कार्रवाई। विपक्ष कह रहा है सुनियोजित ढंग से ये पूरी घटना करवाई गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास कुछ जवाब है नहीं, कोई ऐसा है नहीं, सब खाली ऐसे ही उलूल जुलूल बयानबाजी है बस, और कुछ है नहीं। उधर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फतेहपुर पर हंगामा कर रही समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सपा ने 2013 में कवाल हिंसा के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए डीएम और एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर कर दिया था। आते मुख्यमंत्री तो मुकदमा कायम कराने का काम किया, लेकिन 2013 में मुजफ्फर में दंगा हुआ था। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2 नौजवान जिनकी हत्या हुई, उनके हत्यारों को तत्काल प्रभाव छोड़ने का काम और तत्कालीन एसएसपी डीएम का रात को ही ट्रांसफर करने का काम आपने गिरफ्तारी क्यों की? यानी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना अखंड डूबे हुए थे कि उन लोगों का ट्रांसफर रात को ही करने का काम किया, हत्यारों को छोड़ने का काम किया, जिसके कारण से 100 लोग मौत के शिकार हुए। ये वो समाजवादी पार्टी और कानून की बात करती है। तो मुझको लगता है ना कानून से कोई संबंध है, ना लोकतंत्र में कोई उनकी आस्था है, और वे लगातार सदन के अंदर हंगामा करके केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित है। उधर योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह और नितिन अग्रवाल ने भी फतेहपुर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था से किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कानूनी जो प्रक्रिया है, सरकार उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी। जो लोग भी उसमें दोषी हैं उसमें एफआईआर हो गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर और भी कोई लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट अपना रुख दिया है। हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे करप्शन हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, और ये योगी जी की सरकार है। किसी को भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी माहौल खराब करने नहीं दिया जाए। और आज भी एक फतेहपुर में उस इशू के लिए जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है,
सरकार कह रही है कि जो 11 लोगों पर FIR हुआ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बहाना लेकर के उसको जो है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और न कोई इनके पास कोई विजन है। ये लोग तो बस गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह के सरकार चलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। योगी सरकार किसानों को समय पर खाद मुहैया करा रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है। किसानों तक समय पर खाद पहुंचाई जा रही है। समितियों के जरिए समय पर खाद की उपलब्धता लगातार सीएम योगी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस साल अब तक 28.98 लाख मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है। वहीं 5.11 लाख मीट्रिक टन डीएपी की बिक्री हुई है। 2.25 लाख मीट्रिक टन एनपीके की बिक्री हुई है। एमओपी की अब तक 0.43 लाख मीट्रिक टन बिक्री हुई है। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट की इस साल अब तक 2.63 लाख मीट्रिक टन बिक्री हुई है। हापुड़ में एक लड़की को दोस्त के साथ पिज्जा खाना महंगा पड़ गया। जहां दोनों पिज्जा खाने रेस्टोरेंट पहुंचे थे, इस दौरान लड़की का भाई पहुंच गया और डंडे से बहन से दोस्त की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करती बहन को भी थप्पड़ जड़ दिया। पूरा मामला हापुड़ के फ्रीगंज के पेपर्स पिज्जा कैफे का बताया जा रहा है। खबर हापुड़ से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग के दफ्तर से एंटी करप्शन टीम ने जेई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ठेकेदार को सड़क टेंडर का भुगतान करने के नाम पर जेई 50,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। करीब 12 सदस्यों की टीम पीडब्ल्यूडी के दफ्तर पहुंची और जेई अशोक कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 की नकदी बरामद की है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ठेकेदार की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। मेरा बिल कर दो, बोले बिल तो हो जाएगा, आपने हिसाब समझ लिया क्या? हमने हिसाब तो नहीं समझा, हिसाब क्या होता है? बोले हिसाब भी होता है, आप समझो। इन्होंने ए कुमार जी से ए संजय कुमार जी, उनके पास भेजा। उन्होंने बोला हिसाब होता है, आप जेई अशोक कुमार जी से समझ लो। अशोक कुमार जी ने समझा हिसाब कि आप तक टोटल हिसाब बैठ रहा है, लेकिन आप फिलहाल में 50,000 रुपये दो दे, आप बिल कर देंगे। मैं बोला जी मुझे तो 50,000 प्लस का वैसे ही लॉस है इसमें, मैं तो नहीं दे सकता है, तो नहीं देना पड़ेगा वरना बिल नहीं मिलती। सर देख लो। तो संजय कुमार जी ए साहब बोले या तो हिसाब कर दो वरना आपकी फर्म ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी, कुछ ना कुछ कमी फ्रॉड के काम में। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार, 2 मोबाइल, कैश, अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। 8 अगस्त को बुलंदशहर के शख्स ने अज्ञात पर अपने भाई से मारपीट कर कार लूटने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को पकड़ा था। अब पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। के लिए पुलिस टीम लगातार कामगिरी कर रही थी और रात में उनको भी पकड़ लिया था। उनसे पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया। उनके द्वारा ही जो 8 तारीख की घटना हुई थी वो दोबारा की गई थी और साथियों द्वारा मिलकर के उनके पास से जो लूट में गाड़ी गई थी गाड़ी बरामद हुई है और जो लूट में मोबाइल गया था मोबाइल बरामद हुआ है, प्लस पर्स बरामद हुआ जिसमें करीब 3500 रुपये बरामद हुए हैं और जो अन्य सामान थे चाकू जिसके द्वारा उनको घायल किया गया था चाकू बरामद हुआ है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के महासचिव और प्रभारियों की अहम बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि वोट चोरी के मुद्दे पर राज्यों में कांग्रेस जनजागरण अभियान चलाएगी। देश के लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी जनजागरूकता अभियान चलाएगी। बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेश बघेल, अजय माकन, सप्तगिरी उलाका, नासिर हुसैन, गुलाम अहमद मीर, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, काजी निजामुद्दीन मौजूद रहे। अगर यहाँ हजारों लाखों वोटों का हेरफेर हो रहा है और कोई सफाई नहीं आ रही, मैंने उल्टा बोल रहे हैं कि राहुल जी एफिडेविट दें। अरे हम तो कहना है इसकी जांच करिए और निर्वाचन आयोगों को, सच में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस मुल्क में, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ पर अगर चुनाव पारदर्शी तरीके से किसी को आशंका है तो उस आशंकाओं को दूर करने का काम निर्वाचन आयोग का है। और हम लोग चाहते हैं पूरे देश में जनता जागरूक रहे। देश के लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, उसकी निष्पक्ष जांच हर हमारा कार्यकर्ता करेगा, नागरिक करेगा। और आज मीटिंग में खड़गे साहब, राहुल जी ने
स्पष्ट कहा है पूरी पार्टी के लोगों को कि पूरे देश में जाकर ये जन जागरण अभियान चलाना है, लोगों को अवेयर करना है, ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी चोरी करने की हिम्मत कोई अधिकारी या कोई नेता ना कर सके। गाजीपुर में बेकाबू ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार 3 कांस्टेबल घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घटना सैदपुर थाना क्षेत्र के औड़िहार बाईपास की है। हादसे में घायल सिपाहियों को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। घायल सिपाही श्रीधर, प्रशांत और अमित कुमार बुड़कुड़ा थाने में तैनात हैं। ये कांस्टेबल गाजीपुर के जौहरगंज शमशान घाट से वापस लौट रहे थे। पुलिस शमशान घाट से एक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने गई थी। इस दौरान पुलिस की टीम वापस लौट रही थी कि बेकाबू ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी के टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार 3 कांस्टेबल घायल हो गए। इस सूचना पर बुड़कुड़ा पुलिस जो है सैदपुर में जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ पे आई। आकर मौके पर उसने शव को कब्जे में ले लिया। शव को कब्जे में लेकर अपने ही वाहन से उसको लेकर मर्चेरी पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए करके उसको शव को लेके जा रही थी पंचायत पीएम हाउस। इसी बीच में तेज रफ्तार से एक डंपर जो सैदपुर हाईवे पर जो वाराणसी से गोरखपुर की ओर हाईवे जा रहा है उस पर आ रहा था, जिसने जीप में टक्कर मार दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी प्रशांत, श्रीधर जो गंभीर रूप से घायल हो गए और अमित तिवारी जो उसमें था वो उसको मामूली चोटें आई हैं और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके से डंपर चालक के साथ पकड़ लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो घायल सिपाही हैं इनको ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया है और वहाँ पे जो उनका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में सेना के जवान की दर्दनाक मौत हो गई। ताजा मामला कोतवाली देहात के विक्रमपुर मोड़ का है, जहां बाजार से घर वापस आते समय तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार सेना के जवान पंकज पाल को टक्कर मार दी। हादसे में सेना के जवान पंकज की दर्दनाक मौत हो गई। जवान पंकज रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था, लेकिन हादसे में खुशियों को मातम में बदल दिया। पंकज अंतु कोतवाली के इशुपुर के गांव के रहने वाले थे। 2016 में उनकी सेना में नौकरी लगी थी। वो लांस नायक के पद पर लेह लद्दाख में तैनात थे। मृतक जवान 3 भाई और 4 बहनें थीं। भाइयों में सबसे छोटे पंकज पाल थे। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भाई साहब आर्मी में थे और मार्केट गए हुए थे। लौटते समय वो एक्सीडेंट हो गया उनका सकन्नी के पुल के पास। कैसे एक्सीडेंट हुआ? इधर से आ रहे थे मार्केट से, पीछे से 4 व्हीलर टक्कर मार दी। मुरादाबाद के चटकाली गांव में बाढ़ के बहाव में ड्यूटी पर तैनात सिपाही बह गया। पुलिस गश्त के दौरान पानी के तेज बहाव में यूपी पुलिस के सिपाही बह गया। थाना डिलारी में तैनात मोनू नाम का सिपाही लेपर्ड पर ड्यूटी कर रहा था। मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल की सूचना पर सिपाही पहुंचा था। देर रात लगभग 3 बजे सिपाही मोनू को मछली पकड़ने वालों की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर लगे जाल को हटाने का काम कर रहा था सिपाही। पैर फिसलने से तेज बाढ़ के बहाव में सिपाही बह गया। स्थानीय गोताखोरों और पुलिस टीमों की मदद से पुलिस लापता सिपाही की तलाश कर रही है। मूल रूप से जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है मोनू। उन्नाव के दबौली गांव में बड़ा हादसा हो गया। गंगा नदी में बाढ़ के कहर के बीच नहाने गए 2 भाई समेत 3 लोग डूब गए, जिसमें से एक शख्स की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 लड़कों को बचा लिया गया। नगर पंचायत फतेहपुर 84 के अध्यक्ष मिथिलेश जायसवाल के 2 बेटे अपने दोस्त के साथ गंगा नहाने गया था। चेयरमैन के बड़े बेटे हर्षित का शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरा बेटा सकुशल बचा लिया गया। राघव नाम के तीसरे डूबे युवक का गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। गंभीर हालत में कानपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।